हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए, लेसन के टाइटल से हमको समझ में आता है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अ फोटोग्राफ है। इसमें 2 लेसन है। तो जो पहला लेसन है ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, अर्थात इसको रिप्रेजेंट किया है खुशवंत सिंह जी ने। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेस्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। देखिए इस लेसन में क्या होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसे बहुत ही मन से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और शायद हो सकता है कि जैसा इस स्टोरी में है वैसा हम सबके साथ भी होता है। जैसे आप 11th क्लास के स्टूडेंट है या फिर आप 9th तो आपने अपने साथ भी फील किया होगा कि आपकी दादा दादी होते हैं, दादी होती हैं, उनकी रिएक्शंस आपके साथ कैसी होती हैं। सेम वही चीज़ इस लेसन में रिप्रेजेंट की गई है हमारे खुशवंत सिंह के द्वारा। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो इसमें खुशवंत सिंह बता रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि जो मेरी माँ है, जिस तरीके से सबकी दादी माँ होती हैं एक बूढ़ी सी औरत, उसी तरीके से मेरी भी दादी है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो वो एक ओल्ड बूढ़ी औरत हैं और उनके चेहरे पर मैं 20 सालों से रिंकल अर्थात झुर्रियाँ देख रहा हूँ। अर्थात जब से मैं अपनी दादी को मैंने देखा है तो मैंने अपनी दादी को ऐसे ही देखा है, हमेशा मैंने उनको ओल्ड देखा है और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ देखी हैं। Pupil said that she had once been young and pretty and have been had a husband। वो कहते हैं मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वो भी कभी जवान थी, बहुत खूबसूरत थी और उनका भी एक हस्बैंड था। अर्थात जैसे आप समझ सकते हैं, अगर किसी के दादाजी एक्सपायर हो गए हैं तो आपने केवल अपनी दादी को देखा है, तो क्या आपको लगता है कि कभी आपके दादाजी भी होंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन हमने उनको चूँकि देखा नहीं है, इसीलिए हमें क्या लगता है कि नहीं, दादाजी तो कभी थे ही नहीं, अर्थात मेरी दादी के तो कभी पति थे ही नहीं, वो कभी सुंदर भी नहीं होंगी, वो तो हमेशा ऐसी बूढ़ी-सी मैंने उनको देखा है। तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोगों की अलग-अलग एज आती हैं। पहले बचपन की अवस्था आती है, फिर यंग एज आती है, उसके बाद ओल्ड एज आती है। तो अगर आप लोग अपने दादा-दादी की ओल्ड वाली एज देखते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो हमेशा से ही ओल्ड हैं। उनकी भी कभी जवानी थी और वो भी कभी बच्चे थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे लिए ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि मेरी दादी भी कभी सुंदर थी और उनका भी पति था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है अर्थात फ़ोटो है, वो मेंटल पीस किस स्थान को कहते हैं, जहाँ पर फायर प्लेस की जाती है उसके ऊपर में जो दीवार रहती है वो वाला प्लेस आपका मेंटल पीस कहलाता है। तो मैंने अपने दादाजी की तस्वीर को ड्राइंग रूम में मेंटल पीस पर टंगा हुआ देखा है। ही वोर अ बिग टर्बन। वो एक बड़ी पगड़ी बांधते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और काफ़ी ढीले ढाले से कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी सफ़ेद लंबी लंबी जो दाढ़ी थी वो सीने तक नीचे आती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लगभग 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। और वो कह रहे हैं उन्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनकी भी कोई पत्नी होगी या फिर उनके बच्चे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उन्हें देखकर तो मुझे केवल ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे अर्थात ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो दादाजी को तस्वीर में इतना ओल्ड बता दिया है उन्होंने कि मुझे नहीं लगता कि इनके कोई बच्चे होंगे या इनकी कोई पत्नी होगी। इन्हें देखकर तो मुझे केवल ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसलिए मेरी दादी कभी यंग होंगी या सुंदर होगी, ये जो मतलब थॉट है, ये मुझे तो ऐसा लगता है जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती। हार्ड टू बिलीव, रिवॉल्टिंग का अर्थ होता है हार्ड टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और मेरी जो दादी हैं मुझे अक्सर उन खेलों के बारे में बताती हैं जिन्हें वो अक्सर अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। और उन्हें देखकर तो मुझे लगता भी नहीं है कि उन्हें भी कभी कोई खेल खेला होगा। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us।
और मुझे तो लगता है उन गेमों के माध्यम से या फिर उन खेलों के माध्यम से मुझे वो कुछ कहानियाँ बताती हैं। शी यूज्ड टू टेल अस, और जिन्हें वो अधिकतर मुझे बताती रहती हैं कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो खुशवंत सिंह है वो दादी के बारे में बहुत ही अच्छा सुंदर पोर्ट्रेट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी की, हम सभी की, हर किसी की भी दादी होती हैं, किसी की होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। और जिसकी भी दादी होती हैं तो उनने ये चीज़ फ़ील की होगी। जो दादी लोग रहती हैं उनकी आदत रहती है वो अपने टाइम का कुछ ना कुछ आपको बताती रहेंगी, जिससे हमको पुराने समय की, एंशिएंट टाइम की नॉलेज मिलती रहती है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो मेरी जो दादी हैं वो थोड़ी सी झुकी, थोड़ी सी हाइट में कम है, थोड़ी सी मोटी है, और उनकी थोड़ी सी कमर है वो झुक गई है। हर फेस वॉज अ क्रिश क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो चेहरा है उस पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, मतलब इतनी सारी झुर्रियाँ हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ से ख़त्म हो रही हैं। No, we were certain she had always been as we had known her। और वो कह रहा है कि जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ तो मैंने तो अपनी दादी को ऐसे ही देखा है। अर्थात अगर कोई अब मेरी दादी के बारे में कहे कि ये कभी ये यंग थी तो मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव गॉन ओल्डर। और वो कहती हैं कि हाँ, मुझे तो वो हमेशा ही ओल्ड लगती हैं, और मुझे ये भी पता है कि चूँकि वो जब पैदा हुई होंगी तब तो ओल्ड नहीं होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वो कह रहे हैं मैंने तो अपनी दादी को 20 सालों से केवल ऐसे ही देखा है, अर्थात इतना ही ओल्ड देखा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। और मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुंदर हो सकती थी, वो कभी सुंदर होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी जो दादी हैं वो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। तो चूँकि प्रिटी और ब्यूटीफुल दो शब्द आए हैं, वैसे तो दोनों का एक जैसा ही अर्थ होता है, लेकिन प्रिटी का अर्थ होता है बाहरी खूबसूरती और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है इनर इनर ब्यूटीफुल, इनर आंतरिक सुंदरता। तो जो दादी हैं भले ही उनमें बाह्य सुंदरता नहीं बची है, लेकिन उनमें जो आंतरिक सुंदरता है वो बहुत अधिक है। इसीलिए जो हमारे खुशवंत सिंह हैं वो कह रहे हैं मेरी दादी आज भी बहुत खूबसूरत थी। She hobbled about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब वो अपनी दादी के स्ट्रक्चर बता रहे हैं, वेशभूषा बता रहे हैं कि मेरी जो दादी हैं वो हमेशा सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं घर में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। और वो हमेशा अपने एक हाथ को अपने वेस्ट पर रखती हैं, कमर पर रखती हैं, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनका जो चलने में है वो बैलेंस बना रहे। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द हर रोजरी। और उनकी जो माला है वो अपना दूसरे हाथ से उसकी रोजरी को, अर्थात मोतियों को मोती करती हैं, माला का जाप करती हैं। हर सिल्वर लुक्स वेयर स्केटर्ड अंटिडी ओवर हर पेल। उनके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिल्वर कलर के हो गए हैं, और उनका जो चेहरा है पेल पेल मतलब पीला पड़ गया है, पकड़ फेस, अर्थात काफ़ी पका हुआ फेस लग रहा है। क्योंकि हम भी देखते हैं जैसे इंसान की बचपन में जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथी शाइनी होती है, यंग एज में थोड़ी सी कम होती है, और जब ओल्ड एज आती है तो आपको पता है कि जो इंसान की स्किन है वो कैसे हो जाती है। सभी लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेना, है ना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके जो होंठ हैं वो हमेशा एक स्थिर रूप से मूव होते रहते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, इनऑडिबल, अर्थात उस प्रार्थना में कोई भी साउंड नहीं निकलता है। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और वो उनकी जो खूबसूरती है वो इस तरीके से थी जैसे ठंडियों में समुद्र का दृश्य होता है, उसी तरीके से मेरी दादी की सुंदरता थी। एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अर्थात वो शांति की साक्षात एक मूर्ति थी। तो जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी दादी का पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि उनकी दादी किस तरीके से थी, क्या पहनती थी और वो क्या करती थी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो दादा दादी लोग रहते हैं वो भक्ति में ज़्यादा मगन होते हैं, भगवान में ज़्यादा मगन होते हैं। इसी तरीके से इनकी दादी भी, अवतार की दादी भी पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में मग्न थी।
माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। तो जो खुशवंत सिंह है वो बता रहे हैं, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माँ बाप मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे क्योंकि जब वो लोग शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो उस समय मैं और मेरी जो दादी हैं वही एक दूसरे का साथ थी, अर्थात मेरे लिए मेरी दादी थी और दादी के लिए केवल मैं था। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी मुझे प्रतिदिन स्कूल के लिए जगाती थी और फिर मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she watched and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मेरी जो दादी हैं वो सुबह से ही अपनी मॉर्निंग प्रार्थना में लग जाती थी, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और एक गाना गाती थी वाइल सी बात, जब तक वो मुझे नहवाती थी और ड्रेस पहनाती थी तब तक वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती रहती थी। वो इस उम्मीद में करती थी कि आई वुड लिसन, कि मैं भी उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट, और बाई हार्ट, और मैं फिर धीरे धीरे मैं भी बोलने लगूंगा। तो इस तरीके से मेरी दादी सुबह से अपनी मॉर्निंग प्रार्थना करती थी और मुझे साथ में तैयार करती थी। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर वो दर्ड टू लर्न इट। लेकिन मैंने कभी भी उसे सीखने की हिम्मत नहीं की। अर्थात मुझे मेरी दादी के मुंह से वो प्रार्थना सुनना अच्छा लगता था क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन मैंने कभी उसे सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद मेरी जो दादी हैं वो मुझे मेरी स्लेट ला के देती थी, लकड़ी की जो स्लेट थी, और उसे पूर्ण रूप से साफ़ कर देती थी। इसके बाद वो मेरी येलो चॉक मुझे देती थी, वो मेरी इंक पॉट मुझे दे देती थी, और एंड अ रेड ओपन, और मुझे रेड पेन, एक मुझे लाल पेन दिया करती थी। वो इन सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध कर मेरे हाथ में मुझे दे देती थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो दादी हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का कितने अच्छे से ख्याल रखती थी, उसकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाइल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट का इस चीज़ का करते थे, थिक मोटी मोटी बासी रोटियां रहती थी जिसमें वो बटर डालते थे और शक्कर डालते थे। वी वेंट टू स्कूल, तो उस टाइम पे बासी रोटी खाने का ही फैशन था। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और इसके साथ ही वो कुछ एक्स्ट्रा मोटी मोटी चपातियाँ ले लेती थी, किसके लिए? विलेज डॉग, गांव के जो कुत्ते होते थे उनके लिए ले लेती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. तो जब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लोग शहर में काफ़ी आराम से सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो उन लोगों ने हमें भेज दिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। तब जो मैं हूँ और मेरी जो दादी हैं उनकी फ्रेंडशिप में थोड़ी सा मोड़ आ गया। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। यद्यपि जो मैं और मेरी दादी थी उन दोनों का सेम रूम ही था, अब मेरी जो दादी हैं अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं एक मोटर बस की सहायता से मैं एक इंग्लिश स्कूल जाने लगा। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड टू अवर सिटी हाउस। तो वो कह रही हैं वहाँ पर रास्ते में ना तो कोई कुत्ते मिलते थे, और एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द सिटी हाउस। फिर वहाँ पर वो जो हमारा शहर का घर था वहाँ पर वो कोर्ट यार्ड अर्थात मैदान में स्पैरों को फीड कराने लगी, अर्थात कुछ उनको दाना डालने लगी, कुछ खिलाने लगी। चूँकि जो दादी थी उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि वो किसी ना किसी को खिलाती रहती थी, अर्थात दान पुण्य थोड़ी सा करती रहती थी। इसीलिए जब यहाँ पर उनको कुत्ते नहीं मिले तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि वो मैदान में जाकर स्पैरोज़ को दाना देने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शो लेस ऑफ ईच अदर। तो वो कह रही जब जैसे जैसे समय बीतता गया
अब हम लोग एक दूसरे को मतलब दिखना भी कम हो गए। मतलब क्या है, दादी अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होता गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू बेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय से क्या हुआ, अभी कंटिन्यू टू बेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम तक उन्होंने मुझे जगाना शुरू किया और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं स्कूल से वापस आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपको तुम्हें आज तुमको क्या पढ़ाया गया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने कुछ इंग्लिश के शब्द पढ़े। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, आज मैंने कुछ विज्ञान पढ़ी, कुछ सीखा है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैंने विज्ञान के नियम सीखे, गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ाए गए। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ाए गए। द वर्ड बीइंग राउंड। और मतलब इस तरीके से जब उन्होंने ये शब्द सुने तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो वो काफ़ी मतलब वो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे कोई भी लेसन में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और भी बिल्कुल विश्वास भी नहीं करती थी उन सब चीज़ों में जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एंड वॉज distressed दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और वो काफ़ी परेशान भी हुई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस स्कूल में कोई भी भगवान से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। तो चूँकि दादी हैं तो दादी को इनकी ऑथर की पढ़ाई से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दादी को लग रहा था कि कुछ भगवान से संबंधित, कुछ अध्यात्म से संबंधित पढ़ाई होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो गाँव की पढ़ाई में होता है। इसलिए दादी डिस्टर्ब हो गई। वन डे I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. अब देखो एक दिन क्या हुआ, जब मैंने बताया कि अब हम लोग को वहाँ इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो इस बात से तो वो बहुत अधिक परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि संगीत के बारे में कुछ ऐसी मान्यता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल लोग। तो जो संगीत है उस टाइम ऐसी बात थी कि जो संगीत है वो अधिकतर वेश्याएँ सीखते हैं या भिखारी लोगों को सिखाया जाता है, और जो अच्छे लोग होते हैं, जेंटल लोग होते हैं, उनके लिए संगीत का कोई भी मतलब नहीं होता। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसएप्रूवल। चूँकि उनने ये बात सुनकर कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका जो साइलेंस था, कुछ भी नहीं कह रही थी, इसका मतलब ये था कि वो इससे पूर्ण रूप से असहमत है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। अब इसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बात करने लगी। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो दादी हैं और ऑथर हैं, इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसी तरीके की दूरियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम भी बड़े हो जाते हैं, हमारी जब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से थोड़ी दूर होना पड़ता है। When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब मैं यूनिवर्सिटी गया, अर्थात अब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा, when I was given a room of my own, तो वहाँ मुझे अपने लिए एक अलग से रूम मिला। The common link of friendship was snapped. तो अब क्या हुआ, अब जो मेरे और दादी के बीच में जो भी कॉमन फ्रेंडशिप की जो लिंक थी, अब वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। अब जो मेरी दादी हैं उन्होंने भी इस एकांत, सेक्लूशन मतलब एकांत को स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो पूरे दिन क्या करती, अपना चरखा चलाती रहती, टू टॉक टू एनीवन, किसी से ही बात नहीं करती थी। फॉर सनराइज टू सनसेट सी सेड बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर शाम तक वो अपना चरखा ही चलाती रहती और अपनी प्रार्थना करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर के समय जब वो थोड़ी सा रिलैक्स होती थी तो वो अपनी जो स्पैरो थी उनको दाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और वो बरामदा में बैठकर अपने ब्रेड के टुकड़ों को छोटा छोटा तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चिरपिंग्स। तो वहाँ पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो स्पैरोज हैं वो इकट्ठी हो जाती थी, और वेरिटेबल, और वो बहुत अधिक शोर अर्थात चिरपिंग्स बजाती हैं। आप जानते हैं जहाँ भी पक्षी इकट्ठे होते हैं तो वो सभी चहचहाते ही हैं, जिसको चिरपिंग्स कहा जाता है।
तो इसी तरीके से दादी भी जब अपने दोपहर में काम से फ्री होती थी तो उनका पसंदीदा काम क्या था कि वो स्पैरो को दाना देती थी। सम कैम एंड प्रीस्ट ऑन हर लेग्स। कुछ स्पैरोज तो ऐसी थी कि उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ तो ऐसी भी थी जो उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन उनने कभी भी चिड़ियों को नहीं भगाया। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो दोपहर का समय था, ये समय उनके पूरे समय का सबसे अच्छा पसंदीदा टाइम होता था, अर्थात फेवरेट बेस्ट टाइम होता था ये दादी माँ का, जब वो स्पैरोज़ को दाना खिलाती थी। और दाना खिलाते खिलाते में कुछ स्पैरोज़ दादी के सिर पर बैठ जाती तो कुछ कंधों पर बैठ जाती, लेकिन दादी उनको बिल्कुल भी नहीं भगाती थी, बल्कि दादी मुस्कुराती थी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि दादी जिस टाइम मुस्कुराती थी वो यही समय था जब वो अपनी स्पैरोज़ के साथ उनको खिलाती भी थी और उनके साथ मुस्कुराती भी थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ठीक है, जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का निश्चित कर लिया तो मुझे पक्का पता था कि ये बात सुनकर मेरी दादी बहुत ही दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि अब मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना होगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और अब उनकी जो उम्र है अर्थात मेरी जो दादी की उम्र है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, और लेकिन मेरी जो दादी माँ है उनको पता है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो मेरे इस डिसीजन से बिल्कुल भी संवेदी नहीं हुई, अर्थात उनमें कोई भी संवेदना नहीं आई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो माई एनी इमोशन। तो मेरी जो दादी हैं वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उनने ना तो मुझसे कोई बात की और ना ही उन्होंने अपना कोई भी इमोशन मुझे दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ हैं वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग है वो प्रार्थना में खोया हुआ है। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनके जो फिंगर हैं उनकी जो उंगलियां हैं वो माला के मोतियों से अपनी प्रार्थना कर रही हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, शांति से वो मेरे मस्तिष्क को किस करती हैं। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और वो कह रहे हैं कि व्हेन आई लेफ्ट, और मुझे लगता है कि जब दादी ने मुझे किस किया तो मेरे जो फोरहेड पर जो निशान है इम्प्रिंट है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा और मेरे दादी के फिजिकल कांटेक्ट का आखिरी साइन होगा। जब कोई भी आपकी दादी आपके पापा मम्मी आपको किस करते हैं तो आपको उस जगह पे बहुत ही तसल्ली मिलती है, बहुत ही संवेदना मिलती है। तो जो ऑथर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो टच है ये आखिरी टच है मेरा और मेरी दादी का। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऑथर कह रहे हैं ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, तो मेरी दादी मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट टुक अ डे ओल्डर, और आज भी वो इतनी ही ओल्ड लग रही हैं, एक भी दिन उससे ओल्ड नहीं लग रही हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन आज भी उनके पास बोलने के लिए कोई समय नहीं है। एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers, और जैसे ही मैं उनसे गले लगा तो आज भी मुझे उनकी प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे रही है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes। तो ऑथर कह रहे हैं और आज भी वो दिन है कि जब मैं अपने घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी हैं वो स्पैरोज को आज भी दाना खिला रही हैं, और आज भी दाना खिलाने में वो बहुत खुश होती हैं। और ये उनके दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है जब वो स्पैरोज को कुछ भी खिलाती हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम मैंने उनमें थोड़ी सा बदलाव देखा। शी डिड नॉट प्रे, आज उन्हें प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, आज उनने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम अर्थात एक ढोलक टाइप से लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और अब वो गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिएटेड ड्रम, और 1 घंटे तक लगातार वो लोग गाना बजाती रहीं गाती रहीं।
एंड द सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और जो गाने थे वो गाए के थे घर आए वापस आए हुए योद्धा के। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर्स स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने मना कर रहे थे कि दादी अब ढोलक बजाना बंद कर दो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं आज ये फर्स्ट टाइम है दादी का जब मैंने उन्हें देखा कि वो कोई भी प्रार्थना नहीं कर रही थी, क्योंकि जो ऑथर की दादी हैं वो कभी बात ही नहीं करती थी, वो हमेशा अपनी प्रार्थना ही करती रहती थी। जब ऑथर बचपन में थे तो बचपन में वो स्कूल के लिए, जब ऑथर को तैयार करने से लेके स्कूल छोड़ने तक वो केवल अपनी प्रार्थना में ही मगन रहती थी। जब वो बड़े हो गए तब भी दादी उनके सभी काम करती थी, लेकिन जब वो बाहर स्टडी करने के लिए चले गए तो उस समय जो दादी और जो ऑथर की फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो दादी हैं वो बहुत अकेली अकेली सी रहने लगी थी, और उन्होंने स्पैरोज़ को ही अपना एकमात्र माध्यम बना लिया था जिसमें वो अपना मन बहलाती थी और साथ ही वो चरखा चलाती थी। लेकिन आज का जो टाइम है जब लेखक बाहर से पढ़ाई करके आए हैं तो दादी बहुत खुश हैं, और उन्होंने नेबर्स की बहुत सारी औरतों को इकट्ठा कर ढोलक वोलक इकट्ठी करके गाने बजा रही हैं और गा रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, तो दादी को फीवर तो हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि ये जो फीवर है ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ और ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कह दिया कि अब उनका जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। शी said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, और उन्होंने बता दिया था कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही घंटों में उनकी जो लाइफ है, उनका जो लाइफ का चैप्टर है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, अर्थात वो शांत हो जाएंगी। शी हैड omitted टू प्रे, अब उनने अपनी प्रार्थना करना शुरू कर दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो कुछ भी कहकर अपना टाइम बर्बाद करें, इसीलिए वो अपना बिना समय बर्बाद किए अपनी प्रार्थना किए जा रही थी। चूँकि हम देखते हैं जब इंसान जाने वाला होता है तो उसको चाहिए कि वो बहुत सारी बातें कर ले अपने बेटे से, बहू से, नाती पोतों से, लेकिन जो दादी हैं, दादी केवल यही चाहती थीं कि वो एक भी क्षण अपने टाइम का वेस्ट ना करें और वो अपनी प्रार्थना में मगन रहें, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर प्रार्थना की है और वो चाहती हैं कि आज वो मरते क्षण तक भी प्रार्थना ही करती रहें। बी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने उनसे कहा कि आप मतलब बात कर लें, लेकिन उनने हमसे बात करने में बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुल्ली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वीड्स, वो बहुत शांति से अपने बिस्तर पर लेटी लेटी प्रेइंग प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर वीड्स, और जो उनके मोती थे वो मोतियों को खिसका खिसका के अपनी माला कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हम एक कुछ ही क्षणों में हम कुछ कह भी पाते, उनके ओंठ अचानक से बंद हो गए और उनकी जो माला है जिससे वो अपनी प्रार्थना कर रही थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स अर्थात बेजानी उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल शांत हो गया, पीला पड़ गया, और हम समझ गए कि दादी हैं वो अब डेड हो गई हैं, अर्थात दादी डेड हो गई हैं, दादी मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड हिज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, तो हमने उनको बिस्तर से उठाया एज इट कस्टमरी, जैसी कि प्रथा होती है, जैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं, उनको ज़मीन में लेटाया और उनको सफ़ेद रेड श्राउड अर्थात लाल जो कफन होता है उससे दादी को कवर कर दिया। जैसे कि हमारे कस्टम में होता है, हिंदुओं में कस्टम होता है कि सफ़ेद कफन उड़ाया जाता है। अब दादी जिस रिलीजियस से बिलोंग करती होंगी तो उनके यहाँ लाल कफन उड़ाया गया है, तो इस तरीके से सभी रिलीजियस में अलग अलग मान्यता होती है और उसी के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल, कुछ घंटे कुछ घंटे बाद मॉर्निंग बी लेफ्ट हर, हाँ दुख के कारण हम लोग ने उनको अकेला छोड़ दिया और
उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम के टाइम जब हम लोग उनके कमरे में गए स्ट्रेचर लेने के लिए ताकि दादी को उठाकर हम दूसरी जगह ले आएँ। द सन वॉज सेटिंग, तो सूरज अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जो बरामदा है तो बरामदा में गोल्डन लाइट आ रही थी, अर्थात सूर्यास्त हो रहा था। और सूर्यास्त के साथ आप देखते हैं कि जो रोशनी है वो धीरे धीरे धीमी होती जाती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम लोग आधे बरामदे में ही बीच में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेट डेड एंड स्टिप ड्रेप्ड इन द रेड श्राउड। तो पूरे बरामदा में, उनके कमरे में जहाँ पर वो लेटी हुई थी लाल कफन के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो हम लोगों ने देखा कि लगभग हजारों की संख्या में जो स्पैरोज हैं वो आज फर्श पर बैठी हुई हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज पक्षियों की कोई भी चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। अब हमें बहुत सॉरी हमने हमें हम लोग को बहुत अजीब लगा और मेरी माँ ब्रेड के कुछ टुकड़े लाई और उनके सामने डाल दिए। अर्थात हमें मतलब बहुत बेकार लगा कि दादी इनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाती थी, लेकिन आज दादी जब शांत हो गई हैं तो ये इसलिए बैठी हुई हैं कि इन्हें कोई कुछ खिला नहीं रहा, लेकिन बात कुछ और ही थी। शी ब्रोक इट इंटू कर्व्स लिटिल कर्व्स, मेरी माँ ने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ उनको दिया करती थी उसी तरीके से मेरी माँ ने भी उनको ब्रेड दिया। एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्हें उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन आज स्पैरोज ने ब्रेड की ओर देखा भी तक नहीं। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हमने देखा अपने ग्रैंड मदर की ओर तो वो बहुत शांत तरीके से बैठी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जब स्वीपर आया तो उसने उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो जितने स्पैरो जो इतनी सारी टुगेदर हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, आज वो दादी की शोक सभा में आई थी। अभी तक वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ दाना खाने के लिए आती थी, लेकिन आज उन्हें एहसास हो गया कि जो हमको खिलाने वाली थी वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो हो सकता है वो भी आज शोक में मग्न थी। इसीलिए तो लेखक की माँ ने जब उनको ब्रेड क्रम्स डाले तो स्पैरोज ने एक इतना सा दाना तिनका भी नहीं चुना। तो इससे पता चलता है कि जो स्पैरो हैं उनमें भी बुद्धि होती है, उनमें भी दिमाग होता है, उन्हें भी बुरा लगता है, अर्थात संवेदनाएं उनके अंदर भी कूट कूट कर भरी होती हैं। अन्यथा वो आज दाना खा सकती थी, दाना चुन सकती थी, लेकिन उनने एक तिनका भी दाने का नहीं चुना। इससे पता चलता है उनमें भी इंसानियत होती है, उनमें भी मानवता होती है। तो देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है जिसको हमारे ऑथर खुशवंत सिंह ने बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट की है, और इसमें दादी के साथ बहुत ही अच्छे बच्चे के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके माध्यम से हम बच्चों को एक सीख देना चाहते हैं। हम अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहते हैं, बच्चों आपके घर में भी आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होते हैं, आपके पेरेंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत मेल जुलाप करके रहना है। हमें उनके साथ अधिक से अधिक टाइम अपना बिताना है। अगर हम उनके साथ टाइम बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम नहीं रहता। तो हम बच्चे होकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं और उनके छोटे छोटे कामों में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहिए, ताकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें जीने की इच्छा शक्ति बची रहे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत से परिवारों में क्या होता है, जो वृद्ध माँ बाप होते हैं उनकी सेवा नहीं की जाती है, उनको ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता, उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें होती हैं वो भी उनकी भी पूर्ति नहीं की जाती है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। चूँकि वो अपना दुःख किसी से नहीं कहते, क्योंकि वो इस एज में आकर इतने समझदार हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि किसी से कुछ भी क्या कहना व्यर्थ है।
तो हम जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, अर्थात हम जो 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का विशेष ध्यान रखना है। हमको उनसे इमोशनली ऐड रहना है, अटैच रहना है। भले ही हम बाहर पढ़ने-लिखने के लिए चले जाएँ या कुछ भी करें, लेकिन ऐसा ना करें कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बिल्कुल ही दूर हो जाएँ। आजकल तो बहुत से परिवारों में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उन्हें पेरेंट्स अपने साथ नहीं रखते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के ज़माने की। तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो दादा-दादी का बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता है, अर्थात वो हमेशा उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर जिसके यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो दादा-दादी रहते हैं, उनसे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे के वीडियो भी जल्दी-जल्दी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेफ सक्सेस वीडियोज़।